नमस्कार। इजराइल फलस्तीन का युद्ध 20वें दिन में प्रवेश कर गया है। लगातार वहां से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, गाजा की तबाही की जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, उन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जो मृतकों की संख्या बताई जा रही है वो बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है, जिसके जवाब में फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा एक सूची जारी की है 7,000 से अधिक लोगों की जिनकी हत्या पिछले 20 दिनों में हुई है, और इसमें 3,000 से अधिक बच्चे हैं। इन सब के बीच कतर से खबर आई है। कतर एक छोटा सा देश है, अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो वो गुजरात से भी छोटा देश है। वहां हमारे 8 नौसैनिक नेवी के लोग काफी लंबे समय से गिरफ्तार थे और अब उनको फांसी की सजा दी गई है और कहा गया है कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। अब कतर को अमेरिका का करीबी देश माना जाता है। इजराइल से हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, कतर से हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन 14 महीनों से ऐसा लगता है सरकार सोई हुई थी, और अब जब फांसी की सजा हो गई है तो कहा जा रहा है कि यह बहुत शॉकिंग है। इसके साथ ही फलस्तीन और इजराइल का युद्ध रोकने के लिए एक तरफ कोशिशें शुरू हो गई हैं, तो दूसरी तरफ लेबनान और सीरिया के भी इसमें शामिल होने की खबरें आ रही हैं। और इन सब के बीच जो हमारा गोदी मीडिया है, जो भारतीय मीडिया है, वो अपना तमाशा जारी रखा हुआ है। कंगना रनावत चली जाती हैं मिलने के लिए इजराइल के डिप्लोमेट से। रूबिया लियाकत लौट आई हैं वहां से, लेकिन अपना प्रोपेगेंडा लगातार जारी रखे हुए हैं। एक तरफ भारत सरकार हमास को ऑफिशियली आतंकवादी संगठन नहीं मानती है, दूसरी तरफ हमारे टीवी चैनल तमाशे में इस हद तक घुसे हुए हैं कि ऐसा लगता है कई बार कि वो इजराइल के टीवी चैनल हैं। इन सब का हमारी विदेश नीति पर, हमारी हैसियत पर, भारत एक देश के रूप में जो विचार है उस पर क्या असर पड़ रहा है? फलस्तीन और इजराइल का संघर्ष किस तरफ बढ़ रहा है? क्या यह एक नए विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? इसके पीछे के खेल क्या हैं? ईरान, सीरिया और लेबनान के साथ समस्या क्या हो रही है? अमेरिका क्यों इन देशों को लगातार, इन देशों को कटघरे में खड़ा कर रहा है या इन पर हमला करने की बात कर रहा है? हमले हुए भी हैं। ये सारी चीजें, और साथ में ये कि कतर में जो हमारे सैनिक बंद हैं उसमें हमारी क्या गलती है और क्या उनकी रिहाई संभव है, इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे प्रकाश के रे के साथ। प्रकाश भाई, क्या हो रहा है कूटनीति के स्तर पर? क्या हो रहा है? अमेरिका गया कोई, कोई रूस गया, ये हो क्या रहा है सारा कुछ? कूटनीति के स्तर पे दो तरफ से चीजें हो रही हैं। एक तो आपने देखा होगा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इजराइल गए और उन्होंने इजराइल को सपोर्ट अपना दिया। एक तो ये हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि कई सारे मसले उलझे हुए हैं, तो उनके समाधान या उनके बारे में कोई बातचीत हो रही है तो स्वाभाविक रूप से जो पिछले 3 हफ्ते से हो रहा है, यह विषय तो आना ही है। अब जैसे अभी 4 दिन 5 दिन पहले रूसी विदेश मंत्री ईरान गए, लेकिन वह पहले से तय था जिसमें कि अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, ईरान और रूस के विदेश मंत्री मिलके जो आर्मेनिया और अज़रबैजान में जो चल रहा है, उस पे चर्चा करेंगे। लेकिन वहाँ पे भी फिलिस्तीन को लेके बातचीत हुई, और उसके तुरंत बाद हमने देखा कि ईरान के उप विदेश मंत्री वह मॉस्को पहुंचे हैं और उसी समय हमास का लीडरशिप भी वहां पर है। दूसरी तरफ यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि ईरान के विदेश मंत्री ने यह समय चुना कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली को वो संबोधित करें। तो अब इसको एक तो बैक चैनल में बहुत सारी चीजें होती हैं डिप्लोमेसी में, जिसमें कि अभी जो बहुत बड़ा मुद्दा एक तो सीज फायर का है और एक बंधकों को छुड़ाने का मसला है। और जो रायटर वगैरह की जो रिपोर्टिंग आ रही है कि रूस में बेसिकली हमास से जो बातचीत हो रही है रूसी प्रतिनिधियों की, उसमें ये एजेंडा एक इम्पोर्टेंट एजेंडा है। दूसरी तरफ अगर आप ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका यात्रा को देखें, बड़ा अमेरिका में उसका विरोध हुआ। उन्होंने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको वीजा क्यों दिया। लेकिन आप जब संयुक्त राष्ट्र में जा रहे हैं तो मतलब आप किसी का वीजा रोकें, ये तो बहुत अजीब सा एक प्रोटोकॉल बन जाएगा फिर। तो मुझे लगता है कि ईरानी विदेश मंत्री ने यह मौका इसलिए चुना कि जब पश्चिम में फिलिस्तीन की बात ऑथेंटिक रूप से नहीं सुनी जा रही है तो उसकी कोई आवाज बने।
तो एक तो मुझे लगता है कि उनका ये उद्देश्य रहा होगा। और अगर मैं उनका भाषण का पूरा वो ट्रांसक्रिप्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने पूरी बातचीत जो है, वो अभी जो फिलिस्तीन में जनसंहार चल रहा है, एथनिक क्लींजिंग हो रही है, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। दूसरी तरफ बहुत सारे रिपोर्ट्स में या कमेंट्री में ये बात आई है कि हो सकता है कि अमेरिकी अधिकारियों की और ईरानी विदेश मंत्री की कोई बातचीत हो, और संभवतः या दोनों पक्षों में आखिरी बात होगी अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है, कि दोनों देश अपनी अपनी स्थिति को एक दूसरे के सामने रख दें कि हमारे लिए रेड लाइन क्या है, हमारे लिए रेड लाइन क्या है। अगर हम इन सारे डिप्लोमेटिक गतिविधियों को अगर हम बयानों के साथ जो दोनों तरफ से आ रहे हैं, खासकर अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से, उसको मिलाकर अगर हम देखें तो तस्वीर यह उभरती है कि ईरान ने एक तरीके से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अगर गाजा में आप घुसेंगे, आप अगर सीरिया में एक्शन करेंगे, आप अगर हिजबुल्लाह को टारगेट करेंगे लेबनान में, तो हमारे लिए चुप बैठना मुश्किल हो जाएगा। और आपने खबरों में देखा होगा कि ईरानी मिलिट्री पिछले 2-3 दिनों से बाकायदा इस्फहान में युद्ध अभ्यास में लगी हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी साफ-साफ कहा गया है, जबकि कहा ही नहीं गया है। आज सुबह से यही खबर चल रही है कि 2 बड़े हमले जो है अमेरिका की तरफ से हुए हैं आज सीरिया में। और सीरिया ने यह कहा है कि हम उन ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने हमारे मिलिट्री ठिकानों पर पिछले दिनों हमले किए हैं। लेकिन अगर इसको हम पहले के हमलों से जोड़े, मतलब इन्हीं 20-21 दिनों में जो हुए हैं, कि इजराइल ने भी सीरिया पर हमला किया है और लेबनान पे हमला किया है। आज अमेरिका ने कर ही दिया। सीरिया में 1/3 सीरिया पर कब्जा जो है आज के समय में अमेरिका का है, अमेरिकी सेनाएं हैं। और वो इलाके हैं जहां पे ज्यादातर प्रोडक्शन तेल का होता है। तो वो सीरिया का जो तेल प्रोडक्शन है आज अमेरिका के हाथ में है। वे वही इलाके हैं जहां से गेहूं की खेती भी अच्छी खासी होती है। तो इन 2 बड़े जो बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट की चीजें हैं, वो सीरिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी, और जिन लोगों को सीरिया वो चीजें बेचता है, तो उन पर आज अमेरिका का कब्जा है। और अब उसके साथ ये हमला का मसला आ गया है। दूसरी तरफ लावरोव जब गए थे, रूसी विदेश मंत्री, ईरान में 2 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ईरान का जो इंटरेस्ट है वही रशिया का इंटरेस्ट है। तो हम इन कूटनीतिक हलचलों को अपने अपने तरीके से लोग डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि इजराइल में, प्रकाश भाई, आपने आज लिखा था, आज या कल लिखा था कि अमेरिका सीरिया और ईरान दोनों जगह तख्ता पलट करना चाहता है। इससे जोड़कर जरा समझाइए। देखिए, एक तो फिलिस्तीन का जो मसला है वह तो एक ह्यूमैनिटेरियन मामला तो है ही, एक पॉलिटिकल मामला तो है ही है कि एक कम्युनिटी के साथ, एक पूरी कौम के साथ क्या होता आ रहा है और अब भी क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि कई बार जब इस तरीके के मसले आते हैं, और मुझे अच्छा लगा कि आपने इस तरीके से इन डायमेंशंस की तरफ ध्यान खींचा, कि हम लोग आमतौर पे बात करने लग जाते हैं जो इमीडिएट क्राइसिस है, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जैसे कि आप रेटोरिक में चले जाते हैं कि कहाँ डेमोक्रेसी है, कहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, कौन जो है इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इस तरीके की बातों में हम चले जाते हैं। लेकिन जो लार्जर जियोपॉलिटिकल हिसाब किताब होता है, उस पर हमारा ध्यान कम होता है। और देखिए, मेमोरी हमारी कितनी शॉर्ट होती है, और हमारी मीडिया और बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल उन चीजों को कितनी जल्दी भूलते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। अभी कुछ हफ्ते पहले इजराइल के प्रधानमंत्री गए थे संयुक्त राष्ट्र। उन्होंने एक नक्शा वहां दिखाया। उस नक्शे में 2 बातें थी। एक तो वो नक्शे में जो पूरा इजराइल बना हुआ था उसमें फिलिस्तीन कहीं नहीं था। दूसरा, उन्होंने एक पेन लिया और उन्होंने एक मार्कर किया कि हिंदुस्तान से लेके यूरोप तक जो है एक समुद्री लाइन बनेगी, जिससे कि हम मैरीटाइम बिजनेस कर सकेंगे। अब यह जो है, इसको कई सारे लोग, चाइना का जो बेल्ट रोड परियोजना चल रही है, जो सिल्क रूट को जो रिवाइव करने का प्रयास चाइना की ओर से हो रहा है, और उसमें बहुत सारे अरब के देश शामिल हैं, ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश शामिल। अभी उन्होंने 150 देशों की अभी मीटिंग की, अभी 1 हफ्ते पहले।
अब अमेरिका और इजराइल अगर इस तरीके का कोई मैरीटाइम रूट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि मिडिल ईस्ट में उनका टोटल कंट्रोल हो। अब जब उनका टोटल कंट्रोल हो तो वहां सवाल आता है सीरिया का और ईरान का, जो देश अमेरिकी खेमे में नहीं है, अमेरिका के दुश्मन देश के रूप में अमेरिका उनको चिन्हित करता है। और यह देश ऐसे रहे हैं जिनका कि अरब के देशों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, कम से कम हाल फिलहाल के दशकों में। तो यह जरूरी है, अगर इजराइल का अमेरिका का यह प्रोजेक्ट सफल होना है, और इसका एक एस्पेक्ट तेल और गैस का, जब भी आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, ईरान की बात करेंगे, सीरिया अरब की बात करेंगे, तो आप तेल और गैस के बिना तो बात कर नहीं सकते। अभी अमेरिका ने देखिए क्या कहा, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो आपको और हमारे सुनने वालों को वो चीज कहीं दिखेगी नहीं। जो बाइडेन ने साफ कहा था कि हम रूसी पाइपलाइन को बनने नहीं देंगे, उस पाइपलाइन को बम विस्फोट में उड़ा दिया गया। अमेरिका बार बार यूरोप को कह रहा है कि तुम तेल रूस से मत लो, तुम नॉर्थ अमेरिका से लो। नॉर्थ अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से और कनाडा से। और गैस की सप्लाई जो हम करें वो हम मिडिल ईस्ट से करें। इसके लिए जरूरी है कि मिडिल ईस्ट पे आपका कंट्रोल रहे, जो कि पिछले दिनों लग रहा था कि वो बहुत अमेरिका का प्रोजेक्ट सफल हो रहा है। लीबिया में फॉल हुआ, यमन में फॉल हुआ, इराक का मसला आया, युद्ध आया, लेकिन सीरिया में अमेरिकी प्रोजेक्ट रुक गया, वह बशर अल असद को हटा नहीं सके। उसी तरीके से ईरान में उन्होंने बहुत कोशिश की, जब भी चुनाव होते हैं तो यह कहा जाता है कि भाई निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। फिर कभी महिलाओं के अधिकार का मसला आता है तो अधिकार से फोकस हट के वह चला जाता है कि कितना प्रोटेस्ट हुआ और क्या हुआ नहीं हुआ। मतलब एक तरह की कोशिश होती है अमेरिका की तरफ से कि, और कोशिश क्या होती है, ये तो स्थापित एक कहिए कि रूल है कि अगर आप मेरे दुश्मन हैं तो मैं हर तरीके से आपको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करूं, ताकि आपके खिलाफ मैं एक माहौल बना सकूं, एक जनमत बना सकूं, बहुत सारे देशों का समर्थन हासिल कर सकूं। तो वह इन्होंने लीबिया में किया, वह इन्होंने यमन में किया, वो अभी भी यमन में कर रहे हैं। उन्होंने अगर आप इस लड़ाई को, इस चीज को थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा और पीछे चले जाएं, तो सद्दाम हुसैन का पूरा मसला आया। तो वहां पे ये इन्होंने दो चीजें की। एक, जैसा मैंने बताया कि सीरिया में इन्होंने इंपॉर्टेंट जो ऑयल माइनिंग के इलाके हैं उसको इन्होंने कब्जा किया। वहां पे दो बड़े पोर्ट हैं सीरिया में। एक पोर्ट है लटकिया का, जिस पर मतलब एक क्या उसको कहेंगे कि रिचुअल जैसा है इजराइल के लिए, वहां पे बम गिराते रहना बीच बीच में, हर 10 दिन पे, 1 महीने पे, 2 महीने पे एक मिसाइल वहां पे छोटा या बड़ा गिरा दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जरूरी है कि लेबनान में भी जो है हिजबुल्लाह के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह, सीरिया, ईरान, ये एक खेमे के एंटिटीज है। अभी आपने देखा, किसी को नहीं पता चला, उसकी कितनी जांच हुई कुछ साल पहले, बेरूत पोर्ट में कितना भारी विस्फोट हुआ, पूरा इलाका तबाह हो गया। अभी तक वो उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई है। और कोई जांच हुई, इन्होंने उस पर आरोप लगा दिया, उन्होंने उस पर आरोप लगा दिया, किसी ने कहा कि फास्फोरस रखा हुआ था, वो गलती से वो मिसमैनेज हो गया, विस्फोट हुआ। वो विस्फोट बहुत खतरनाक विस्फोट, उसके वीडियोस कई एंगल से, जिस तरीके से 9/11 हुआ था, उसको देखा जा सकता है अभी भी यूट्यूब पे। अभी ये कुछ साल पहले की बात है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए संक्षेप में कहें तो जरूरी है, आपने क्या किया, आपने रशियन ऑयल को यूरोप में रोक दिया, अभी युद्ध वगैरह हो गया सारा कुछ। आपने उसके, आप जानते हैं कि रूस सबसे बड़ा तेल भंडार है दुनिया में, जितना भी ऑब्जर्वेशन हुआ है और आकलन हुआ है। उसके बाद ईरान में बहुत भारी तेल का वो है। तो यह जरूर, अच्छा, एक इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि गाजा पट्टी में नेचुरल गैस का भंडार है, खुद गाजा पट्टी के अंदर। कल को अगर फिलिस्तीनी नेशन स्टेट बने तो एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था को उगते हुए हम देख पाएंगे। उसको भी किसी ना किसी तरीके से हथियाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं।
तो ये एक लंबे प्रोजेक्ट का हिस्सा है और वह तब तक नहीं पूरा होगा जब तक कि अमेरिका और इजराइल उस इलाके में सीरिया में अपनी पसंद की सरकार ना बिठा दें, वो लेबनान में जो है हिजबुल्ला को ना खत्म कर दें और ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन को वो उलट ना दें। ये प्रोजेक्ट इस तरीके से थोड़ा भारत की तरफ लौटते हैं। अभी इस बीच में एक खबर आई और वो भारत सरकार का ये कहना कि शॉकिंग है, 14 महीने बाद की खबर। 14 महीने से नौसेना के कुछ पूर्व अधिकारी, 8 पूर्व अधिकारी कतर में गिरफ्तार थे। उनको कैद तन्हाई में रखा गया था और अब फांसी की सज़ा उनको सुना दी गई है। और फांसी की सज़ा जब सुनाने के बाद भारत सरकार में थोड़ी हलचल दिख रही है। इसको इजराइल से भी जोड़ के देखा जा रहा है, अभी की जो कंडीशन है उससे जोड़ के भी देखा जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप यही लगा है कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। कतर छोटा सा देश है, लेकिन लग नहीं रहा कि भारत सरकार बहुत कुछ करती हुई नजर आ रही है। इस पूरे इशू को आप कैसे देख रहे हैं? अगर अरब के देशों में देखें तो कतर जो है वह अमेरिका का सबसे घनिष्ठ मित्र देश है, अगर अरब खाड़ी देशों को अगर हम लें तो। और हम बार बार हम ये दावा करते हैं, हमारी सरकार दावा करती है कि हम अमेरिका के भी करीबी हैं। तो पहली चीज तो इस पूरे मसले में एक जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए सबसे मुश्किल क्या होता है डिप्लोमेटिक या इस तरीके के स्ट्रेटेजिक चीजों पर सीधे सीधे किसी कोई एक स्टेटमेंट दे देना। हम सिर्फ उसमें उसके डिफरेंट सिरों को टटोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई सबूत है नहीं कि इन लोगों ने डिप्लोमेटिक लेवल पे क्या किया है, नहीं किया है। लेकिन लेकिन हुआ है तो अच्छा है, देखते हैं क्या उसका नतीजा आगे होता है। लेकिन अगर अमेरिका के थ्रू अगर कतर को आप किसी तरीके का दबाव डालते, तो कुछ नहीं तो कम से कम आप लीगल असिस्टेंस दे देते, उनके परिवार वालों से उनको मिलवा देते और कोशिश करते कि अगर उनके खिलाफ आरोप सही भी हैं और साबित भी हो रहे हैं तो उनकी सजा जो है कम से कम ये मृत्युदंड वगैरह ना हो। लेकिन वह होता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज, क्या भारत सरकार ने अपने सोर्सेस से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत सरकार पता कर चुकी होगी या पता करे तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को बताए, लेकिन भारत सरकार को यह जरूर करना चाहिए कि जब भारत सरकार इजराइल को अपना मित्र देश कहती है तो उसको इजराइल से यह दरियाफ्त करनी चाहिए कि तुम बताओ कि ये क्या मसला है, क्या ये इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं है। और अगर इसमें सच्चाई नहीं है इस आरोप में जो कतर ने लगाया है इन 8 भारतीयों पर, तो फिर इजराइल को भी सामने आके कहना चाहिए कि नहीं, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे थे। तो एक तो डिप्लोमेटिक फेलियर आप कह सकते हैं कि आपके दो मित्र देश थे, और कतर के साथ भी कोई हमारा ऐसा नहीं है, कतर के साथ हमारा अच्छा बिजनेस भी है और कतर में बड़ी संख्या में भारतीय काम कर रहे हैं। और कतर की अपनी पॉलिटिक्स जो भी हो उस इलाके में, सीरिया के साथ उनके बड़े उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया क्योंकि वो अमेरिका के करीबी हैं। लेकिन क्या इतना मुश्किल था कि आप अच्छा, वहां पे हमारे वो हैं, हमारे अपने एलाइज हैं उस इलाके में। आपने संयुक्त अरब अमीरात के साथ ट्रीटीज की हैं, ओपन ट्रीटी हुई है अभी, ओपन ट्रेड की, फ्री ट्रेड की। तो आप अभी मोहम्मद बिन सलमान आए थे हिंदुस्तान, G20 की मीटिंग हुई, आप उनको कह सकते थे कि आप जरा पूछिए कतर से। यूएई कम से कम पूछ सकता था अगर सऊदी अरब को कोई हिचक होती, क्योंकि सऊदी अरब से बीच में उनके संबंध थोड़े से उनके चलते रहते हैं आपस में, उनके कई तरीके के मसले होते हैं आपस में। लेकिन ना तो आप अरब देशों के थ्रू, ना अमेरिका के थ्रू, ना इजराइल के थ्रू आप कुछ नहीं कर पाए। अगर आपने किया होता तो नतीजा ऐसा नहीं होता, कम से कम ये मृत्युदंड वाली बात नहीं होती। दूसरी चीज, एक हमारी डिप्लोमेसी की एक कमी मैं मानूंगा, मैं उन पर कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूं कि वो सीरियस हैं अपने काम के लिए कि नहीं है। हमारी डिप्लोमेसी की, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की एक आदत हो गई है कि वे चुप्पी साध लेते हैं या वो खुल के चीजें नहीं करते। जैसे आप, क्या हमारा तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में क्या हमारे प्रतिनिधि हैं कि नहीं है? हैं तो क्यों हैं? हम जो असिस्टेंस भेजते हैं, दवाइयां भेजते हैं, अनाज भेजते हैं और भी चीजें भेजते हैं, उनका क्या हिसाब किताब है? वो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के थ्रू जा रहा है, उनका क्या है? ये देश को, ये तो अच्छी बात आप कर रहे थे, आप तो आप इस चीज को तो आप कह सकते थे, देखिए भाई अफगानिस्तान में हम ये कर रहे हैं। दूसरी चीज कि
अगर हमारे लोग, अगर दुनिया में कहीं कोई अवैध शरणार्थी के रूप में आपने पीछे देखा होगा कि अमेरिका में घुसने की कोशिश भारतीय कर रहे थे, यूरोप में घुसने की कोशिश भारतीय कर रहे थे, तो इनके बारे में देश की जनता को, देश की मीडिया को, आपके पास आपका पूरा मीडिया का कुनबा है, ये बताने में और इसको एक्सप्लेन करने में क्या दिक्कत है? मैं समझ सकता हूं कि आपको चीन पे बोलने में दिक्कत होती होगी, मैं समझ सकता हूं कि वो एक थोड़ा उलझा हुआ मसला है, लेकिन इन चीजों पे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और हमारे विदेश मंत्री तो बड़े बेबाक माने जा रहे थे अभी, जब ये रूस यूक्रेन वाला मसला हुआ, सस्ता तेल खरीदने की जब बात आई, G20 में तो आपने कह ही दिया कि अब तो भारत के प्रधानमंत्री बैठ जाएंगे टेबल पे और दुनिया की कोई भी समस्या आप ले आइए, वो समझा लेंगे, मना लेंगे। यहाँ तो जेलेंस्की से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उसको लेके हमारे बड़े बड़े पत्रकारों ने ट्विटर पे लिखा, मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप इन चीजों पे असफल हो रहे हो या डिजायर्ड जो जो हमें नतीजे चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस तरीके के मसले हैं, जब कोई भारतीय कहीं अवैध शरणार्थी है या किसी अपराध में उसको पकड़ा गया है या कोई आरोप लगा हुआ है, आपको उन चीजों पे बहुत साफगोई से सामने आना चाहिए। अभी आप देखिए, कतर का मसला उलझा है, कनाडा का मसला उलझा है, न्यूजीलैंड ने भी कल बयान दे दिया, जो फाइव आइज ग्रुप का वो है। तीसरी चीज कि अभी G20 तक आप आपका इतना जलवा था कि आपने संयुक्त बयान जारी करवा लिया प्रतिनिधियों से, और अभी अभी हम देख रहे हैं कि अरब इजराइल पे बस खाना पूर्ति हो गई, एक आध दो ट्वीट हो गए, एक आध दो स्टेटमेंट, दो चार लाइनें बोल दी गई, कुछ सामान भेज दिया। असल में बड़ा उलझा हुआ मामला है। मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि हमला होता है, तुरंत प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि आतंकवादी हमले की हम निंदा करते हैं, उसके बाद बैलेंस करने के लिए फ़लस्तीन पर जो हमारी हिस्टोरिकल पोजीशन रही है हम उसको दोहरा देते हैं, फिर फ़लस्तीन के प्रतिनिधि से हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं, फिर हम फ़लस्तीन को मदद भी भेज देते हैं। एक तरफ पूरा मीडिया और जो प्रो गवर्नमेंट मीडिया है वो हमास को आतंकवादी बनाने पे लगा हुआ है, दूसरी तरफ आपने ही बताया था कि भारत उन देशों में शामिल है जो हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। तो इस पूरे विवाद में मतलब भारत शायद पिछली बारी आप कह रहे थे कि भारत एक ऐसी पोजीशन में है जिसके इजराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं, फ़लस्तीन के साथ हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है, तो हम शायद हस्तक्षेप भी कर सकते थे, हम शायद एक निर्णायक भूमिका भी निभा सकते थे, और कुछ नहीं तो कम से कम मोरल पोजीशन तो हम ले ही सकते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है इजराइल फ़लस्तीन पे खुला खेल छोड़ दिया गया है कि इधर के ट्रॉल्स उधर के ट्रॉल्स जो हैं वो वीडियो चलाते रहें, बहस करते रहें, उसमें कई बार इंपॉर्टेंट नेता हों। कंगना रनावत आप सोचिए जाके इजराइल से मिल आती हैं। कंगना रनावत कौन है जो इजराइल के प्रतिनिधि से मिलकर कहती हैं कि भारत इजराइल के साथ है, और दूसरी तरफ आप जो है अपनी ट्रेडिशनल जो आपका एक स्टैंड रहा है वो भी आप दोहरा रहे हैं। तो ये अजीबोगरीब जो स्थिति है उसको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? देखिए, भारत के पास हमेशा से यह तो रहा है ना कि एक हम बड़े देश हैं, एक हम कई सारी बड़ी सभ्यताओं के और साम्राज्यों के हम वारिस हैं। हम अगर कोई लोकतंत्र की बात करें, कोई विविधतापूर्ण समाज की बात करें, हमारे पास पचासों समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी एक देश के रूप में आगे बढ़ते रहने का मसला हो, हम दुनिया में किसी भी देश के सामने पूरे गौरव के साथ हम खड़े हो सकते हैं कि हमने स्वतंत्रता की एक ऐसी लड़ाई लड़ी, हमने जो है 75 साल से हमारी डेमोक्रेसी काम कर रही है, कमियां हैं वो अलग मसला है। हमने इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप किए, हमने बहुत सारी प्रगति की, और यही प्रगति और यही विकास, इसी को आधार बना के हमारी सरकार जो है वैश्विक मंच पे एक बहुत शानदार जगह बना सकती है, और वो बार बार विश्वगुरु कहने से नहीं मामला बनता है, करना पड़ता है उसके लिए। आप मुझे बताइए, थोड़ी देर के लिए हम आइडियोलॉजी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, कि इसकी इजराइल के प्रति हमदर्दी है और क्यों है। मुझे बताइए कि जब पंडित नेहरू गाजा जा रहे थे, जब पंडित नेहरू फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोल रहे थे या और जो अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के बारे में बोल रहे थे या गुट निरपेक्ष कर रहे थे, तो उनको डर नहीं लग रहा था कि भारत में हमको वोट नहीं मिलेगा? क्या
इंदिरा गांधी, वो फिडेल कास्ट्रो का वो स्टेटमेंट पढ़िए, जब कि नया नया अभी फिडेल कास्ट्रो वहां पे नेता बने थे क्यूबा में, और पंडित नेहरू से वो मिलना चाहते थे, लेकिन हड़बड़ाए हुए थे कि अरे यार इतने बड़े नेता से मैं क्या मिलूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब पंडित नेहरू ने मुझे हौसला दिया, मुझे सलाह दी, उसके बाद मुझे मैं अंदर से बहुत मजबूत हुआ हूँ। ये उनका ऑन रिकॉर्ड है। तो फिडेल कास्ट्रो से मिल रहे थे पंडित नेहरू, तो उनको डर नहीं लग रहा था कि उनका उनका वोट चला जाएगा। या मिसेस गांधी फिडेल कास्ट्रो से गले मिल रही थी, या यासर अराफात यासर अराफात उनको बहन कह के संबोधित कर रहे थे, तो क्या इंदिरा जी को डर नहीं लगता होगा कि हमको वोट मिलेगा कि नहीं, अगले अगले चुनाव में मैं तो हार जाऊंगी। या जब बहुत लंबे समय के तनातनी के बाद 62 की लड़ाई के 26 साल बाद जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की होगी, तो क्या उनको डर नहीं लग रहा होगा कि हमको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि मैं क्या कर रहा हूं, देश मुझे क्या कहेगा, अरे तुम चीन से जाके हाथ मिला रहे हो। क्या पीवी नरसिम्हा राव ने जो 1992 में जो संधि की चाइना के साथ, जिसकी वजह से आप गलवान को छोड़ दें तो इतने लंबे समय से शांति बनी हुई है, और ये बात खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर एएनआई के उस पॉडकास्ट में कह चुके हैं, और उस समझौते की उन्होंने बड़ाई की है, और उन्होंने यह भी कहा कि मैं उस समझौते को अपनी तरफ से नहीं तोड़ूंगा। तो क्या पीवी नरसिम्हा राव को लग रहा होगा कि चीन से मैं ऐसे कर रहा हूं तो मुझे तो कल से तो देश में मेरे खिलाफ तो विद्रोह हो जाएगा। तो एक मोरल पोजिशनिंग की बात होती है जो आपके व्यापक राष्ट्रीय हितों के साथ मेल खाए, और उसके लिए आपको एक खुद की आपकी एक आपके आपके पास एक पॉलिटिकल मोरालिटी होनी चाहिए। आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में, सरकार के रूप में, मंत्री के रूप में, या पार्लियामेंटेरियन के रूप में आप एक दुनिया के सबसे बड़ी आबादी के देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये आपको एहसास होना चाहिए अंदर से। अब यहां पे बात आती है कि आज के डेट में आप मुझे बताइए, दुनिया में अभी कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत से अपने संबंध बिगाड़ना चाहेगा, वह चाहे अमेरिका हो, वह चाहे चीन हो। बाकी तो रूस और यूरोप से हमारे अच्छे संबंध रहे ही हैं, मैं उनको अभी थोड़ी देर के लिए किनारे कर पाऊं। अरब के देशों के साथ हमारे लंबे संबंध रहे हैं, तो वो लोग हमसे, वो लोग, उन लोगों को, उन देशों को हमसे फायदा है, जैसे चीन को फायदा है, अमेरिका को फायदा, हमें और हमें भी उसका फायदा मिल रहा है। तो इस स्थिति को, और जो बाकी मैंने कारक गिनाए या जो पीछे का अतीत हमारा है, उसको हमको सामने रखना चाहिए, और वैश्विक मंच पे अपनी बात, जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा एक तरीके से, जब शायद ब्रिक्स की मीटिंग थी या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के सामने कहा था कि यह युद्ध का दौर नहीं है, ये दुनिया में यह समय युद्ध का नहीं है, और उन्होंने युद्ध और बुद्ध वाली जो बात कही थी, और बार बार उन्होंने, वो जब भी विदेश जाते हैं आप जानते हैं, उनके भाषणों में महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध का नाम वो जरूर लेते हैं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप जो बातें आप चूक कर रहे हैं, जो बातें आप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से एक बातचीत में 2 लाइन कहलवा दे रहे हैं, उसी बात को ढंग से एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स, एक रिटेन स्टेटमेंट के रूप में देने में क्या हर्ज हो सकता है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप पूछिएगा जो लोग अपने ये फॉरेन ऑफिस, क्या उसको बोलते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स, या जो डिप्लोमेसी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे एकेडमिशियंस हैं, ये लोग बोलते नहीं है, दबे पांव मतलब थोड़ा आड़ में बोलते हैं। भारत को कई दशकों से ऑल वेदर फ्रेंड नहीं माना जाता है। कोई भी देश उनको समझ में नहीं आता है कि ये कब क्या हो जाएगा। जो हालत अभी अमेरिका की हो गई है कि एक आता है वो ईरान के साथ परमाणु समझौता करता है, दूसरा आता है खारिज कर देता है। एक आता है जलवायु सम्मेलन समझौते पे हस्तखत करता है, दूसरा उसको वो कर देता है। एक कहता है कि नाटो का बजट बढ़ाऊंगा, दूसरा कहता है कि नाटो से निकल जाऊंगा। एक कहता है कि मैं मिलिट्री वापस करूंगा, तो दूसरा ड्रोन गिराने लगता है।
तो ये चीजें शो करती हैं कि आप अपनी पॉलिसीज को लेके कंफर्टेबल नहीं है, खुद आप उसको लागू करने की स्थिति में नहीं है, या फिर स्थितियों पर जो इमीडिएट तुरंत तुरंत कोई कोई नई नई चीजें आती रहती हैं, उनसे आपका व्यापक निर्णय जो है वो प्रभावित होता है। दूसरी चीज कि छोटे छोटे देशों में, जो खासकर जो हमारे पड़ोसी देश हैं और भी देश हैं, भारत, यह तो न्यूज में हम मोटी मोटी हेडलाइंस में पढ़ते हैं कि हम 20 मिलियन का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, रोड बना रहे हैं। उनको कोई भी कभी भी जो है वो पूरा होने में होता नहीं है। जबकि दूसरे देश जो लगते हैं, जैसे नेपाल का उदाहरण लें, आप जब नेपाल में प्रोजेक्ट करने जाते हैं 2 साल में प्रोजेक्ट बनना है, 6 साल लगता है। चाइना 2 साल का प्रोजेक्ट लेके आता है, 12 महीने में बना देता है। इसी तरीके से चाबहार में क्या हुआ, आपने देखा कि वो इतना इंपॉर्टेंट था सेंट्रल एशिया के हिसाब से, अफगानिस्तान के हिसाब से, और फिर ईरान, और फिर ईरान के थ्रू मिडिल ईस्ट जाने का इतना बढ़िया वो रास्ता था। वो आप बंदरगाह बढ़ा रहे थे, आप चाइना के बढ़त को आप रोक देते, क्योंकि वो बगल में ही वो ग्वादर में पाकिस्तान में पोर्ट बना चुका है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उन्होंने सैंक्शंस लगा दिया, आपकी कंपनियों ने पीछे हाथ खींच लिया कि नहीं, हमारा फिर बाकी बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, हम चाबहार का काम डिस्टर्ब हुआ। अभी उन्होंने थोड़ी मोड़ी कुछ शुरू करने की कोशिश की। चाबहार से रिलेटेड जो रोड और रेलवे कुछ प्रोजेक्ट्स थी जो हिंदुस्तान के खाते में थी, अल्टीमेटली ईरान ने उसको चाइना के हाथ में दे दिया। तो ये छोटे छोटे उदाहरण है। एक और उदाहरण देख लीजिए, अभी जो चल ही रही है न्यूज, भूटान चाइना के साथ सीमा समझौता कर रहा है, और आप सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर 2 लाइन की बनवा रहे हैं कि भारत सरकार की निगाह है उस पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक जमाने में चुटकुला कहा जाने लगा था कि भारत का इन्फ्लुएंस सिर्फ थिम्पू तक है। एक होता है ना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते हैं कि यहाँ का मैं बड़ा देश हूं तो मेरा ये इन्फ्लुएंस का क्षेत्र है। तो उसमें कहा जा रहा था कि अरे नेपाल तो चला गया, चाइना के उसमें श्रीलंका चला गया, बांग्लादेश जो है बेल्ट रोड में परियोजना में चला आया है, वो उसकी आर्थिक प्रगति हो रही है तो वो चीन से ज्यादा सटने लगा है। फिर बीच में मालदीव में हुआ था, जो अभी फिर से रिपीट हुआ अभी पिछले राष्ट्रपति चुनाव में। तो कहा जा रहा था कि अब नई दिल्ली की बात सिर्फ थिम्पू तक सुनी जाती है, और अब थिम्पू भी नहीं सुन रहा। अब वहां भी नहीं, लग नहीं रहा कि ऐसा हो रहा है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है, वो हम लोग भी उसकी आलोचना करते हैं, मैं खुद विरोध करता हूं या मजाक उड़ाते हैं कि आप हर चीज को इवेंट में बदल दें, हर चीज को अपने यशोगान के लिए इस्तेमाल करें। उस तरीके के प्लास्टिक नेशनलिज्म से उसकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन मैं उस चीज को भी मैं ओके कर रहा हूं। लेकिन सब्सटेंस क्या है, और यह भारतीय कूटनीति की एक और कमी मैं कहूंगा कि वो अपनी मीडिया के नैरेटिव को वह ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही है ये सरकार। जैसे उसका एक उदाहरण, मैं ठोस उदाहरण दे रहा हूं आपको। नेपाल में भूकंप आया, भारत ने बहुत मदद भेजी और सारा कुछ हुआ, हमारी मीडिया भी गई वहां। इन्होंने ऐसे प्रेजेंट करना शुरू कर दिया कि ये लोग विक्टिम है और हमने धर्मशाला खोला हुआ है और हम इनको दया दृष्टि दे रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप सोचिए कि उस भूकंप ने इतनी तबाही हुई थी, इतने त्रस्त हुए थे लोगों ने वहां पे भारतीय मीडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये रिपोर्टेड चीजें हैं, बोला भारतीय मीडिया भागो यहां से। दूसरा उदाहरण, टर्की में जब भूकंप आया पीछे, तो बहुत अच्छी बात थी, भारत ने तुरंत जो है उसको, प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत कहा कि भाई जो भी पॉसिबल हो इमीडिएटली आप भेजिए और वहां पर जाके देखाइए कि हम और क्या मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छा जेस्चर था। तो फिर वही चीज कि देखो, ये तो कश्मीर पर ये कहते हैं, ये तो इंटरनेशनल मसलों पर भारत के बारे में इनकी यह सहमति है, लेकिन उन पर दुख आया तो हमने दिया, ये कहने वाली बात होती है। दूसरी चीज, तीसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने भारत के रेस्पेक्ट में पैर छुए
वहां पे बहुत, आप जानते हैं, भारतीय मूल का के बहुत सारे लोग उस इलाके में, उन द्वीपीय देशों में हैं, तो संस्कार वगैरह सारा चीजें, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उन्होंने रेस्पेक्ट में अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति, एक बड़े देश, भारत जैसे देश, जो कि एक अच्छा मित्र देश है उन द्वीपीय देशों का, उसके नेता को पैर छू लिया। ये एक सुंदर बात है। लेकिन उसको किस तरीके से बार बार उस क्लिप को जिस तरीके से चलवाया गया, और तो और हमारी मीडिया की भूख शांत नहीं होती है। उन्होंने जब प्रधानमंत्री लौटने लगे तो उन्होंने 2 इंडियन ओरिजिन के लोगों को खड़ा करा के और उनसे भी पैर उसका वीडियो बना के भी चलाने लगे, और ये विदाई में भी पैर छुआ गया। तो एक तो ये, तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, G20 में जिस तरीके से हुआ, आप जब नेता आए हैं, 19 देशों के नेता हैं, यूरोपियन यूनियन के प्रमुख हैं, यूनाइटेड नेशन के प्रमुख आए हैं, WHO के प्रमुख आए हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को सबके बारे में बताएं। कौन देश आया है, उसके प्रधानमंत्री क्या या राष्ट्रपति के बारे में आप बताइए, इन्होंने क्या कहा, नहीं कहा। छिटपुट छिटपुट हुआ, लेकिन आप रडार से कुछ देशों को बिल्कुल गायब कर देते हैं। उनकी भारत से असहमति हो सकती है, जैसे मान लीजिए कनाडा के प्रधानमंत्री, और भारत सरकार ने तो अपनी तरफ से तो कहा कि भाई हम आपको जहाज दे देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप होटल में रुक जाइए जब तक आपका ये जहाज ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी मीडिया इन चीजों को जिस तरीके से प्रेजेंट करती है, तो आप मुझे बताइए कि वहां के लोग, वहां के नेता, या और जो लोग देखते और सुनते होंगे, बोलते होंगे कि यार ये तो बेइज्जती हो जाएगी इनके चक्कर में तो हमारी वहां पे। तो हमें, और एक बात जान लीजिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप कभी बुजुर्गों से, बुजुर्ग जो मंत्री और ये अधिकारी रहे हैं, बहुत अध्ययन होता है कि कौन सी चीज इनको खराब ना लग जाए, प्रोटोकॉल क्या है, कोई वर्ड ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है, किसी दूसरे देश के किसी के बारे में गपशप करते हुए भी कोई ऐसी बात नहीं बोल देनी है कि उसको बुरा लग जाए। इतनी सारी चीजें होती हैं। खाने में आप क्या रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे देश का प्रधानमंत्री आ रहा हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाए, शाकाहारी हैं, आप उनके टेबल पे मांसाहार रख दें, या कोई मान लीजिए कि शराब से किसी राष्ट्राध्यक्ष को परहेज हो और आप वहां पे जो है उसके गिलास में डाल दें। तो और कपड़ा कैसे पहनना नहीं पहनना है, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप और हम उस चीज पे चाहे जो जिस तरीके से राय रखते हो कि औरतों को क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, उनकी अपनी स्वतंत्रता, चॉइस क्या है नहीं है, वो उनका मसला है। लेकिन अब जब एक वर्ल्ड सिस्टम में विदेश मंत्री एक दूसरे विदेश मंत्री से या दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से तो मिलेगा ही। सुषमा जी जब विदेश मंत्री थी, ईरानियन लीडर से मिली थी, बिल्कुल। वो देख लीजिए, उन्होंने अपना सर जो है ढक लिया था। जबकि आप सुषमा जी से विचारधारा के तौर पे, चाहे उनकी पॉलिसी को लेके आप चाहे जितनी उनकी आलोचना कर सकें, लेकिन आप जानते हैं कि वो बहुत एक स्वतंत्र चेता महिला थी। वो बेबाक बोलती थी, उनका एक अपना तरीका था। वो आप उनको नहीं कह सकते थे कि आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए। वो ऐसी महिला नहीं थी, आपकी बात सुन लेती कि कैसा कपड़ा पहन, तुम कौन होते हो बताने वाले। लेकिन यह तमीज होती है, प्रोटोकॉल है ये। तो इन चीजों का ध्यान हमारे मीडिया को रखना चाहिए। अब जैसे मैं, तो अगर एक लाइन में कहूं प्रकाश भाई, एक लाइन में कहूं तो एक व्यक्ति को खुश करने के लिए, मोदी जी को खुश करने के लिए सबको नाराज कर रहे हैं। मुझे तो यह भी लग रहा है कि मतलब प्रधानमंत्री को भी इतना इन सब चीजों से कितनी खुशी मिलती होगी। मतलब उनको तो बैठा के डांटना चाहिए कि यार तुम लोग क्या तमाशा कर रहे हो यार। ठीक है, दिखा दो थोड़ा, मुझे ज्यादा दिखा दो, लेकिन यार ये तो हद ही हद है। तो उनको पता नहीं कैसे उनको अच्छा लग रहा है। मतलब ये तो अब लग रहा है तो लग रहा है, उन्होंने उठा के डांटा नहीं है, इसका मतलब कि अच्छा लग रहा है। और फलस्तीन इजराइल वाले मुद्दे पे दरअसल मैं एक सवाल करना चाह रहा था। और एक लाइन इसमें और मैं जोड़ूं कि एक तो ये बात होगी कि हमारी सरकार का क्या परसेप्शन बनता है, ये मीडिया जो कर रही है उससे हमारे लोगों, मतलब इंडियन, एक जैसे आपने ट्विटर पर सुना ही ना, लोग कह रहे हैं कि यार इन लोगों को क्या हो गया इस इजराइल गाजा मामले में। आज मैंने एक बड़े जर्नलिस्ट का आर्टिकल देखा, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरी हिम्मत नहीं हुई। उसने यहूदियों के साथ हुए संत्रास की
तुलना करते हुए कहा कि हिंदुओं का भी ऐसा ही हो रहा है, और उसके साथ ये किया है। मतलब मैं कभी कभी बहुत हैरान होता हूं कि ठीक है, हमारे देश की अपनी समस्याएं हैं, गरीबी है, प्रति व्यक्ति आय कम है, विषमता है, हमारी अपनी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, लेकिन हम एक ऐसे देश नहीं रहे हैं, हम एक ऐसी सभ्यता नहीं है जो विक्टिमहुड में रहे। हम ऐसी सभ्यता नहीं है कि जो जिसको कि एक मैन्युफैक्चर्ड मैस्कुलिनिटी चाहिए। हम हम अपने किसी पीछे की सभ्यतागत श्रेष्ठता का दावा करके और आज हम हाई टेबल पे अपनी जगह मांगे, इसकी जरूरत मुझे महसूस नहीं होती है। ये तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है ना। कम से कम हम सब कुछ हो सकते हैं, हम एक इंफीरियर नेशन नहीं है, लेकिन ये लोग और यह जो कबाल है पूरा, ये हमको एक ऐसे देश के रूप में तब्दील कर देना चाहता है कि जहां पे आपके अंदर में विक्टिमहुड हो और आप अपने आप को इंफीरियर समझें, और फिर उससे निकलने के लिए आप एक तरीके का मैस्कुलिन नेशनलिज्म का जो है वो एक मुजाहरा करें। मुझे लगता है कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा प्रकाश भाई, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कंगना रनावत ने जब इजराइल के डिप्लोमेट से मुलाकात की तो एग्जैक्टली यही कहा कि जैसे यहूदियों का नरसंहार हुआ वैसे ही हम भी हिंदू जो यहाँ पे हैं वो सदियों से यही झेल रहे हैं। और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि आप एक सिनेमा एक्ट्रेस को, एक अब वो चाहे फ्लॉप हो चाहे कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो वो सिनेमा एक्ट्रेस, और सिनेमा एक्ट्रेस को आप मिलने देते हैं डिप्लोमेट से, उसकी वीडियो बाकायदा आती है और उसमें इस तरह की बातें की जाती हैं। वो सारी दुनिया में जाएगी, अंग्रेजी में बोली हुई वीडियो है, सारी दुनिया में जाएगी। और हमारे बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे हिंदुस्तानियों को यह कहना होगा कि नॉट इन माय नेम। आप मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं जो आप हैं। मैं इनके साथ, इनकी श्रेणी में, इनकी सोच के साथ अपने आप को किसी भी तरीके से एसोसिएट करने से मना कर रहा हूं। यह ज्यादा से ज्यादा भारत के लोगों को कहना होगा, नहीं तो ये बीमार बना देंगे। ये बीमारियां हैं, आप किसी भी, आप जाके साइकोलॉजी में देख लीजिए, साइकोएनालिसिस में ये जिन चीजों का ये ढिंढोरा पीट रहे हैं वो बीमारियों के रूप में चिन्हित है। उसमें वो बीमारियां हैं। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक मानसिक समस्या है, एक विक्टिमहुड, ये एक मानसिक स्वास्थ्य का मसला है। ये फर्जी का मस्कुलिनिटी, ये एक कुंठा का परिचायक है। ये बीमार बना रहे हैं सबको। ठीक बात। तो आज की बातचीत में हम लोगों ने विदेश की बात तो की ही, फलस्तीन इजराइल की बात तो की ही, लेकिन बात पहुंच गई हिंदुस्तान पर। एक तो कतर में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से हमारे 8 लोगों को फांसी की सजा हुई है, हम सब के लिए बेहद दुख और क्षोभ की बात है। बाकी सारी बातों से अलग मैं, प्रकाश भाई और जितने भी लोग, हमारी पूरी टीम है, हम अपील कर रहे हैं सरकार से कि जैसे भी हो सके उनको बचा के लाइए, क्योंकि ये सिर्फ 8 लोगों की जान का मामला नहीं है, ये देश की शान का भी मामला है कि हमारे लोगों को इस तरह से फांसी पर अगर वहां चढ़ा दिया जाएगा तो फिर आगे हमारी क्या हैसियत रहेगी, हम कैसे कहेंगे चीजों को। साथ में मीडिया जिस तरह से तमाशा कर रहा है, नेपाल की बात हुई, टर्की की बात हुई, इजराइल फलस्तीन के पूरे प्रॉब्लम में जिस तरह से मीडिया बात कर रहा है, स्टैंड विद इजराइल चला रहा है या बाकी सारी चीजें चला रहा है, कई बार हिंदुस्तान की जो ऑफिशियल पोजीशन है उसको क्रॉस कर जा रहा है। रूबिया लियाकत इजराइल में जाती हैं तो वहां की सेना से ऐसे बात करती हैं जैसे भारत की प्रतिनिधि हो। कंगना रनावत जाकर मिलती हैं इजराइल के डिप्लोमेट से तो ऐसे बात करती हैं जैसे हमारी विदेश मंत्री हो या हमारी डिप्लोमेट हो, और पूरी दुनिया में उसकी वजह से जिस तरह से हमारी इमेज खराब हो रही है, ये भविष्य के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। एक अच्छी खबर आज मैं लेके आया हूं कि अभी तक तो मैं और प्रकाश भाई बात कर रहे थे, लेकिन अगले हफ्ते से हम प्रकाश भाई का सोलो शो देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस पे। टाइम, डेट, ये सारा कुछ मैं आपको बहुत पहले बता दूंगा। अगले हफ्ते से तैयार रहिए आधे घंटे के एक ऐसे शो के लिए जो ना सिर्फ आपको देश दुनिया के बारे में बताएगा, बल्कि आपकी इंटेलेक्चुअल जो क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता है, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समझ है, उसको भी एनरिच करेगा, और वो भी पार्टीजन तरीके से नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई, सबकी तरह मुझे भी इंतजार रहेगा आपके शो का। अगली बार से हम लोग आपका सोलो शो देखेंगे जिसमें मेरी भूमिका सिर्फ दर्शक की होगी। बहुत शुक्रिया।